Now when we talk about glacial landforms, now think about this first. बेटा ये माउंटेन है, ये वैली है, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये अगर बेटा स्नो लाइन है, तो स्नो लाइन के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ग्लेशियर क्या करने लग जाता है? नीचे सरकने लग जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और ये वाली बात हम लोगों ने करी थी, आपको याद होगा। जब ग्लेशियर का मूवमेंट होगा तो वर्टिकल इरोजन भी होगा, लैटरल इरोजन भी होगा, और जब ग्लेशियर किसी चीज से आके टकराएगा तो हेडवर्ड इरोजन भी होगा। तो नाउ थिंक अबाउट दिस। कोई भी ग्लेशियर अगर स्लोप से नीचे उतर रहा है तो बेटा वो इरोजन तो दिखाएगा ना। वो स्लोप के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा वेट है ग्लेशियर का, और इस वजह से क्या होता चला जाएगा? स्लोप पे हमें क्या देखने को मिलेंगे? इरोजन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे पहली बात, जब ग्लेशियर स्लोप से नीचे उतरता है, देन द मेजर एक्टिविटी ऑफ द ग्लेशियर इज इरोजन। ग्लेशियर की मेजर एक्टिविटी क्या होती है? इरोजन होती है। और इसलिए आप समझ सकते हैं स्लोप पे बेटा जो ग्लेशियर है वो किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाता है? ऑन द स्लोप द ग्लेशियर फॉर्म्स इरोजनल लैंड, इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता चला जाता है, इरोजन करता चला जाता है। लेकिन अब ध्यान से सोचिए, जैसे ही ग्लेशियर वैली में आ जाए, नीचे उतरते उतरते कभी ना कभी ग्लेशियर कहां पहुंच जाएगा? वैली में पहुंच जाएगा। अब वैली के टेम्परेचर्स तो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा होंगे। तो वैली में पहुंचने के बाद ग्लेशियर क्या करना स्टार्ट कर देगा? मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर जो इरोजन किया है, उस इरोजन की वजह से ग्लेशियर्स ने भी तो कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे करे होंगे। जब ये यहां पहुंच के मेल्ट करेगा तो ये सारे के सारे सेडिमेंट्स क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। और इसीलिए बेटा वैली में कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन। सो इन दी वैली we have the formation of depositional landforms, whereas on the slope we have the formation of erosional landforms. ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जोग्राफर्स इसे इसी तरीके से कंसिडर करते हैं। आप खुद सोचिएगा बेटा, यहां पर जो ग्लेशियर है वो डाउन स्लोप मूवमेंट दिखा रहा है, तो दिस movement of the glacier is very similar to the upper course of the river। और यहां पर ग्लेशियर अगर मूवमेंट दिखा भी रहा है तो वो एक फ्लैट सरफेस पे मूवमेंट दिखा रहा है। सो दिस मूवमेंट इज वेरी सिमिलर टू द मिडल एंड द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। और अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं, अपर कोर्स में रिवर भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, और मिडिल और लोअर कोर्स में रिवर जनरली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो हम ग्लेशियर का जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन का सिनेरियो है उसे बिल्कुल किसके साथ सिमिलर समझ सकते हैं? रिवर के साथ सिमिलर समझ सकते हैं। So this is the first thing that we need to understand. When moving downslope, glacier creates erosional landforms, and once the glacier reaches the valley, then the glacier forms depositional landform. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है।
ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। सो क्लियर कट डिमार्केशन है यहाँ पर कि कहां पर इरोजनल बनेंगे, कहां पर डिपोजिशनल बनेंगे। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि ग्लेशियर के वैली लैंडफॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए, देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और अगर वो कहते हैं कि ग्लेशियर के स्लोप लैंडफॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन दीजिए, देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब 4 इरोजनल हैं, 4 डिपोजिशनल हैं, कुल मिला के 8 टोटल लैंडफॉर्म्स हैं जो लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर्स बनाते हैं। ऑन द स्लोप, one of the most important landforms that are created by the glaciers are cirques. Related to cirques, we have another landform which is known as erite. Another landform that is related with cirques and erites is known as a glacial horn. Now, the last landform that we have is the landform known as glacial trough and hanging valleys. तो ये 4 लैंडफॉर्म्स हैं बेटा जो ग्लेशियर्स जनरली स्लोप्स पे बनाते हैं. The landforms that are erosional in nature. And when we talk about the depositional landforms, in the depositional landforms, beta, the first thing before discussing the depositional landforms is a discussion that we call as the discussion of moraines. Moraines are basically the sediments that are carried by the glaciers. तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से पहले हमें सेडिमेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. आप लोग जानते ही हैं सेडिमेंट्स के बिना हम किसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात नहीं कर सकते. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 3 मेजर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स that are created by the glaciers, which are known as outwash plains, eskers and drumlins. एक बेटा आउटवॉश प्लेन्स होते हैं, एक एस्कर्स होते हैं और एक ड्रमलिन्स होते हैं. वैली में सिर्फ एक ही मेजर इरोजनल लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर्स बनाते हैं, which are known as fjords. इसे जे लिखा जाता है लेकिन आई प्रोनाउंसिएट किया जाता है. These are known as fjords. Fjords are the only erosional landform in the valley. और इसी के ऊपर अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है. पता नहीं क्यों पूछा, 10 नंबर का क्वेश्चन ही बनता फ्योर्ड के ऊपर. जरा सा लैंडफॉर्म नहीं है, छोटा सा. तो ये बेटा हमारे सारे के सारे लैंडफॉर्म्स हैं which are created by glaciers. Moraines are not landforms. This is
the description of the sediments of the glaciers. तो 4 लैंडफॉर्म्स यहां पर हैं और 4 लैंडफॉर्म्स यहां पर हैं. In all we have 8 landforms that are created by the glaciers. Now, when we are talking about these landforms, तो प्लीज हंसना मत, थोड़े से मजाक ही लगेंगे ये. पता नहीं क्यों ही पढ़ रहे हैं, 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने चाहिए सब. तो सबसे पहले हमारे पास 3 लैंडफॉर्म्स आते हैं which are correlated with each other. We have cirques, we have erites, and we have glacial horns. ये तीनों लैंडफॉर्म्स एक जैसे हैं या आपस में कनेक्टेड हैं? भाई सीधी बात है, ये माउंटेन है, ये स्नो लाइन है, हमने रिवर्स में भी बात करी थी. ऑलमोस्ट माउंटेन की हर स्लोप के ऊपर ही ग्लेशियर बन जाता है. तो एक ग्लेशियर बेटा यहां पर है, एक ग्लेशियर यहां पर है और एक ग्लेशियर यहां पर है. अब ध्यान से सोचो, सीधी कहानी. अगर ग्लेशियर नीचे उतरेगा तो वर्टिकल इरोजन करेगा, वर्टिकल इरोजन करेगा तो स्लोप्स पे क्या बनाएगा? डिप्रेशंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अगर ये तीनों ग्लेशियर नीचे उतरेंगे तो क्या होगा? इस स्लोप पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, इस स्लोप पे भी एक डिप्रेशन बन जाएगा, और ये जो सामने वाली स्लोप हमें दिख रही है, उस सामने वाली स्लोप पे भी क्या बन जाएगा? एक डिप्रेशन बन जाएगा. अब यही जो डिप्रेशंस बनते हैं ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर्स, इन्हीं डिप्रेशंस को बेटा हम लोग प्यार से सर्क्स बोलते हैं. फ्रेंच वर्ड है. एल्प्स में क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वहां पर बहुत सारे सर्क्स बनते हैं, वहीं से ये वर्ड आया है. सो सर्क इज बेसिकली अ डिप्रेशन on the mountain slope due to downward movement of the glacier. तो ग्लेशियर के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से माउंटेन स्लोप पे जो डिप्रेशंस बनते हैं, उन्हीं डिप्रेशंस को बेटा हम लोग सर्क्स कहते हैं. पहले किसी जमाने में माउंटेन स्लोप ऐसी रही होगी, लेकिन अब माउंटेन स्लोप ऐसी नहीं है. अब माउंटेन स्लोप में किसकी फॉर्मेशन हो गई है? डिप्रेशंस की फॉर्मेशन हो गई है. यही जो डिप्रेशंस ग्लेशियर्स ने बनाए हैं, इन्हीं डिप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? सर्क्स बुलाते हैं. नेक्स्ट, सर्क्स के बीच में ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर डिप्रेशन नहीं बने. वी हैव सर्टेन एरियाज between the cirques where there are no depressions. Now these areas between the cirques where there are no depressions are known as erites. ये भी फ्रेंच वर्ड है.
तो ऐसे एरियाज जहां पर डिप्रेशंस नहीं होते हैं, जो सर्क्स के बीच में लाए करते हैं, ऐसे ही एरियाज को हम लोग क्या बुलाते हैं? एरिड्स बुलाते हैं। ध्यान से सोचिए, खुद सोचिएगा। बेटा ये माउंटेन की स्लोप है, इन दोनों जगह पे अगर सर्क्स बन गए तो ध्यान से देखिएगा, जहां पर मेरे दोनों पाम्स जुड़ रहे हैं वहां पर क्या एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा? इसी उठे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? एरीट बुलाते हैं। दिस अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर, अभी मैं गूगल पे फोटो दिखा दूंगा, उसकी अब चिंता मत करिएगा, दैट इज नोन एज एन एरीट। सो एरीट is an uplifted structure present between cirques. सर्क्स के बीच में जो अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग एरीट्स कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट बात। बेटा जब सर्क्स और एरीट्स बने हैं, तो अगर मैं सर्क्स को हटा देता हूं, इफ देयर आर नो सर्क्स, तो ये पिंक वाला डायग्राम देखिएगा सबसे पहले। अगर सर्क्स हैं ही नहीं तो कुछ इस तरीके की हमारी माउंटेन का स्ट्रक्चर रहा होगा, कुछ इस तरीके की हमारी माउंटेन की पीक रही। लेकिन अब सर्क्स और एरिड्स बनने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो पीक है, इस पीक का स्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चेंज हो गया। अब ये जो मॉडिफाइड पीक बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्क्स एंड एरिड्स, इसी मॉडिफाइड पीक को बेटा वी कॉल एज अ ग्लेशियल हॉर्न। सो ग्लेशियल हॉर्न इज बेसिकली अ मॉडिफाइड mountain peak due to formation of cirques. सर्क्स की फॉर्मेशन के बाद जो मॉडिफाइड माउंटेन पीक बनती है, इसी मॉडिफाइड माउंटेन पीक को हम लोग ग्लेशियल हॉर्न्स कहते हैं। देखिए तभी मैंने कहा था, ये तीनों के तीनों लैंडफॉर्म्स बेटा आपस में क्या हैं? इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले यहां पर हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा? सर्क्स के बारे में समझना पड़ेगा। सर्क्स बनेंगे, मल्टीपल सर्क्स बनेंगे, तो सर्क्स के बीच में बेटा क्या बन जाएंगे? एरिड्स बन जाएंगे। और जब मल्टीपल सर्क्स और एरिड्स बन जाएंगे तो हमारी जो माउंटेन पीक है वो मॉडिफाई हो जाएगी, और उसी मॉडिफाइड माउंटेन पीक को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्लेशियल हॉर्न बुलाते हैं। So this is what you need to understand when we are talking about cirques, irides and glacial forms. इसलिए जनरली अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इन तीनों के ऊपर एक साथ ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, एक अच्छी फोटो है ये रही। इसमें इन्होंने सारे के सारे एक साथ बना दिए हैं, हमारे लिए आसान कर दिया है काम। Okay, so now see, this is the photograph. ये देखो सबसे पहले माउंटेन की स्लोप पे डिप्रेशन, अरे भैया फोटो हमें एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए। माउंटेन की स्लोप पे
डिप्रेशंस बन रहे हैं। इन्हीं डिप्रेशंस को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं? सर्क्स बुलाते हैं। सो दीज आर दी सर्क्स which are created due to the downward movement of the glaciers। और देखिए ये दो सर्क्स हैं, इनके बीच में ये उठा हुआ पार्ट है, ये भी उठा हुआ पार्ट है। इसी उठे हुए पार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं? एरीट बुलाते हैं। और देखिए ये जब बहुत सारे सर्क्स और एरीट्स बन गए हैं तो ये जो पीक है जो मॉडिफाई हो गई है अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर से, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? हॉर्न बुलाते हैं। तो ये डिप्रेशंस हैं सर्क्स, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ये सारे के सारे सर्क्स हैं। इन सर्क्स के बीच में ये जो उठे हुए पार्ट्स हैं, ये उठे हुए पार्ट्स क्या हैं? एरीट है। और इन सर्क्स और एरीट की वजह से ये जो मॉडिफाइड पीक है, ये मॉडिफाइड पीक ही क्या है? हॉर्न। So this is what we need to understand when we are talking about एरीट्स, हॉर्न्स एंड सर्क्स। बात समझ में आई क्या होता है एरीट में, हॉर्न में और सर्क में? तो these are the first erosional landforms जिन इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास दो और इरोजनल लैंडफॉर्म्स आते हैं which are known as glacial troughs and hanging valleys। तो हमारे पास बेटा ग्लेशियल ट्रफ्स और हैंगिंग वैलीज आते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। बेटा द अरेंजमेंट इज समवॉट लाइक दिस। ओवर हेयर वी हैव अ माउंटेन, over here we have another mountain, we have another mountain over here, we have another mountain over here, we have another mountain over here। मतलब ध्यान से समझना फिर से, मतलब पिकासो ने ड्राइंग मुझसे ही सीखी थी वो एक अलग बात है। ये थोड़ा सा 3D है, ये थोड़ा सा सर्कुलर है। दिस इज अ बिट सर्कुलर। ये जो बड़ा वाला माउंटेन है ये थोड़ा पीछे है और ये दोनों जो माउंटेन्स हैं ये थोड़ा आगे की तरफ है। अब इन माउंटेन्स के बीच में बेटा यहां पर हमारे पास सारी की सारी क्या है? वैली है। इस टाइप के अरेंजमेंट्स हमें एल्प्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि सर्कुलर माउंटेन्स होते हैं और सर्कुलर माउंटेन्स के बीच में एक वैली प्रेजेंट होती है। यूरोप में इसी वैली को बुल रिंग कहा जाता है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा। दिस इज अ वैली दैट इज प्रेजेंट between these mountains। अब होता क्या है ध्यान से समझना बेटा, ये जो बड़ा वाला माउंटेन है ना, इस बड़े वाले माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा ग्लेशियर, वो ग्लेशियर मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। वो ग्लेशियर इस तरीके से इस माउंटेन से नीचे उतर के इस वैली से होता हुआ गुजर जाता है। So the glacier slides and crosses this valley। तो अब एक बात सोचना, बहुत बड़ा ग्लेशियर, इट इज अ लार्ज ग्लेशियर। ये लार्ज ग्लेशियर बेटा जब इस वैली से गुजरेगा तो इस वैली में भी तो एक डिप्रेशन बनाता हुआ जाएगा अपने इरोजन की वजह से, कि नहीं जाएगा? तो यहां पर एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बस थोड़ी सी समझने वाली बात है, बाकी मैं पिक्चर तो दिखा ही दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट।
अब ये जो बड़े ग्लेशियर की वजह से डिप्रेशन बनता है बेटा इस वैली में, इसी डिप्रेशन को हम लोग ग्लेशियल ट्रफ कहते हैं। दिस इज नोन एज ग्लेशियल ट्रफ। तो मान लो पीछे कोई पहाड़ है, वहां से एक बड़ा सा ग्लेशियर आया, यूं करके गुजर गया, तो उसने वैली में क्या बना दिया, एक बड़ा सा डिप्रेशन बना दिया। इसी डिप्रेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ग्लेशियल ट्रफ बुलाते हैं। ट्रफ का मतलब ही होता है एक बहुत ही लो लाइंग एरिया। हाँ, वही जो आपने साइंस में पढ़ा है, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, वही वाली चीज है। क्रेस्ट्स आर अपलिफ्टेड एरियाज एंड ट्रफ्स आर लो लाइंग एरियाज, डिप्रेशंस। अब ये तो डिप्रेशन बन गया। अब ध्यान से सोचना, खुद सोचना बेटा, जब ये डिप्रेशन बन जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, यहां पर तो कोई डिप्रेशन नहीं बना है, ये तो अभी भी अपलिफ्टेड रहेंगे, और इनके बीच में क्या बन रहा होगा, एक डिप्रेशन बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, इनसे जब छोटे छोटे ग्लेशियर्स आएंगे, तो ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स इन रीजन्स के ऊपर भी क्या बनाते हुए आएंगे, डिप्रेशंस बनाते हुए। मान लो यहां से एक ग्लेशियर आया बेटा, ये ग्लेशियर इस रीजन में क्या बनाता हुआ आएगा, एक डिप्रेशन बनाता हुआ आएगा। एक और ग्लेशियर आया, वो भी यहां पर क्या बनाता हुआ आएगा, एक और डिप्रेशन बनाता हुआ आएगा। लेकिन ध्यान से सोचना, ये वाले ग्लेशियर्स उतने बड़े नहीं हैं जितने ये वाले ग्लेशियर्स हैं, तो ये उतने डीप डिप्रेशंस नहीं बना पाएंगे जितने डीप डिप्रेशन इस बीच वाले ग्लेशियर ने बनाए थे। यहां से भी ग्लेशियर आएगा, ये भी एक डिप्रेशन बनाता हुआ आएगा, यहां से भी एक ग्लेशियर आएगा, ये भी एक डिप्रेशन बनाता हुआ आएगा। तो अब ध्यान से सोचना किस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। बेटा बीच में एक डिप्रेशन बना हुआ है इस तरीके से, ये तो बड़ा वाला डिप्रेशन है, इसी बड़े वाले डिप्रेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ग्लेशियल ट्रफ बुलाते हैं। लेकिन साइड्स में जब ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स आ रहे हैं, तो इन छोटे छोटे ग्लेशियर्स ने भी क्या कर दिया है, छोटे छोटे से डिप्रेशंस बना दिए हैं। तो यहां पर ये जो अपलिफ्टेड एरिया है, इस अपलिफ्टेड एरिया में भी बेटा छोटे छोटे डिप्रेशंस बन जाएंगे। बड़े नहीं बनेंगे, उतने डीप नहीं बनेंगे जितने ग्लेशियल ट्रफ्स हैं, लेकिन छोटे छोटे डिप्रेशंस यहां पर भी बन जाएंगे इस तरीके से। देखो ये हम लोग देख रहे हैं टॉप व्यू, और ये हम लोग देख रहे हैं फ्रंट व्यू। तो वो टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। अब ये जो बड़ा डिप्रेशन बना है, ये बड़ा डिप्रेशन तो बेटा ग्लेशियल ट्रफ है। लेकिन इस ग्लेशियल ट्रफ के परपेंडिकुलर ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस बने हैं, इन्हीं छोटे छोटे डिप्रेशंस को बेटा वी कॉल एज हैंगिंग वैलीज। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को हैंगिंग वैलीज बोला जाता है। सो ग्लेशियल ट्रफ is a deep depression in the valley। वैली में एक डीप डिप्रेशन जो होता है, उसे हम लोग बेटा ग्लेशियल ट्रफ बोलते हैं। एंड हैंगिंग वैलीज आर शैलो डिप्रेशन, परपेंडिकुलर टू द ग्लेशियल ट्रफ। ग्लेशियल ट्रफ
के परपेंडिकुलर जो शैलो डिप्रेशंस होते हैं बेटा, उन शैलो डिप्रेशंस को क्या बुलाया जाता है? हैंगिंग वैलीज बुलाया जाता है। तो बीच में एक बड़ा डिप्रेशन बन जाता है, दोनों तरफ अपलिफ्टेड रीजन रहता है इस बड़े डिप्रेशन के। उस अपलिफ्टेड रीजन में हमारे पास छोटे छोटे डिप्रेशंस बन जाते हैं जो बड़े डिप्रेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे डिप्रेशंस को जो बड़े डिप्रेशन के परपेंडिकुलर होते हैं वी कॉल एज हैंगिंग वैलीज। तो ये हमारे पास इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें ग्लेशियर्स के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। ये बना लिया, ठीक। देखो उसी डायग्राम को दोबारा देखो, यहां पर कोई बड़ा पहाड़ रहा होगा, वहां से एक बड़ा ग्लेशियर आया होगा जिसने एक बड़ा डिप्रेशन बना दिया होगा। यही बड़ा डिप्रेशन क्या है? ग्लेशियल ट्रफ है। लेकिन अब देखो इसी के परपेंडिकुलर, ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसी के परपेंडिकुलर छोटे छोटे डिप्रेशंस बन रहे हैं। यही छोटे छोटे डिप्रेशंस क्या हैं? हैंगिंग वैली। तो बात समझ में आई, ग्लेशियल ट्रफ और हैंगिंग वैली कैसे बनता है। बड़ा ग्लेशियर क्या बनाएगा? ग्लेशियल ट्रफ बनाएगा, और छोटे छोटे ग्लेशियर्स जब उस ट्रफ में आके गिरते चले जाएंगे तो ये ग्लेशियल ट्रफ के परपेंडिकुलर क्या बनाते चले जाएंगे? हैंगिंग वैलीज बनाते चले जाएंगे। तो ये बेटा हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, जिन इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कितने मेजर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं? 4 या 5 जितने भी मान लो। 3 आपस में कनेक्टेड हैं और 2 आपस में कनेक्टेड हैं, सर्क, एरिट और ग्लेशियल हॉर्न्स। ये तीनों आपस में कोरिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, और एक तरफ ग्लेशियल ट्रफ और हैंगिंग वैलीज, ये आपस में कोरिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं। मैंने कहा था ना, रिवर के लैंडफॉर्म्स के बाद ये थोड़े मजाक ही लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे ये। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के लैंडफॉर्म्स की तरफ, विच आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब जैसा हम लोगों ने कल बात की थी बेटा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करने से पहले we will have to talk about glacial sediments। हमें ग्लेशियल सेडिमेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ध्यान से सोचना बेटा, खुद सोचते चले जाओ। बेटा अगर ये स्लोप है और ये ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर इस स्लोप के अक्रॉस मूव कर रहा है, तो जब एब्रेसिव फोर्सेस लगेंगे तो उन एब्रेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा? इरोजन होगा, वो तो हम लोग जानते हैं। इरोजन होता है तो सेडिमेंट्स बनते हैं, हम सेडिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं। अब देखिए, जो सेडिमेंट्स बनेंगे, उन सेडिमेंट्स और आइस के बीच के जो अडहीसिव फोर्सेस होंगे, उन अडहीसिव फोर्सेस की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो ग्लेशियर के बेस पर चिपक जाएंगे। दे विल स्टिक टू द बेस ऑफ द ग्लेशियर। वैसे भी आप लोगों ने शायद एक चीज देखी हो, बहुत कॉमन सी चीज है, जो आइस होती है ना, आइस के एडिसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बर्फ गलती से मिट्टी में गिर जाए तो उसके ऊपर पूरी की पूरी मिट्टी चिपक जाती है। तो वही चीज यहां पे भी, जब बर्फ मूव कर रही है तो उसके ऊपर पूरी की पूरी क्या होती चली जाएगी? मिट्टी चिपकती चली जाएगी। अब एक बात और सोचना, ग्लेशियर सिर्फ ये वाला इरोजन तो नहीं कर रहा है,
ग्लेशियल तो लैटरल इरोजन भी कर रहा है जैसे जैसे वो आगे मूव कर रहा है, तो ग्लेशियर की जो साइड्स हैं उन साइड्स पे भी क्या चिपकते चले जाएंगे, सेडिमेंट्स चिपकते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से सोचना। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अगर ये ग्लेशियर है, जनरली ग्लेशियर क्यूबॉइडल होता है, इस तरीके का कुछ ग्लेशियर का स्ट्रक्चर होता है। ग्लेशियर जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एक तो सेडिमेंट स्टिक करेंगे इस रीजन में, जो बेस है, और एक सेडिमेंट स्टिक करेंगे साइड्स में, यहां पर और साथ में यहां पर। ये पीछे वाली साइड हो गई, ये आगे वाली साइड है। बस बढ़ा दिया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, गर्मी लगती है मेरे को भी यहाँ। हाँ, तुम्हारे ऊपर पंखा है, मेरे ऊपर कुछ नहीं यहाँ पे। तो बेटा लैटरल इरोजन की वजह से साइड्स में सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, वर्टिकल इरोजन की वजह से बेस पे सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है हेडवर्ड इरोजन भी होगा, तो जो फ्रंट पोर्शन है ग्लेशियर का, वहां पर भी किसका अक्यूमुलेशन हो जाएगा, सेडिमेंट्स का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो इस रीजन में भी बेटा हमारे पास अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये हमारे मेजर एरियाज हैं जहां पर सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। अब यही जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, इन्हीं ग्लेशियल सेडिमेंट्स को बेटा हम लोग मोरेन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज मोरेन्स। नाउ moraines, unlike the river sediments, are coarse and large. ये मोरेन्स छोटे नहीं होते रिवर सेडिमेंट्स की तरीके से, ये मोरेन्स ना छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम लोग पेबल्स भी कहते हैं। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स, दे आर कोर्स एंड लार्ज। अब इनकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से मोरेन्स को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो साइड्स पे लगे हुए हैं उन्हें लैटरल मोरेन्स कहा जाता है, जो आगे की तरफ लगे हुए हैं हेडवर्ड इरोजन की वजह से उन्हें फ्रंट मोरेन्स कहा जाता है, और जो नीचे बेस पे लगे हुए हैं उन्हें बेसल मोरेन्स।
तो हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के मोरेन्स हैं। एक लैटरल मोरेन्स हैं जो साइड्स पे हैं, एक फ्रंट मोरेन्स हैं जो आगे की तरफ हैं, और एक बेसल मोरेन्स हैं जो नीचे हैं। जैसा आप लोग समझ सकते हैं, लैटरल मोरेन्स लैटरल इरोजन की वजह से अक्यूमुलेट होते हैं। फ्रंट मोरेन्स हेडवर्ड इरोजन की वजह से अक्यूमुलेट होते हैं। और बेसल मोरेन्स वर्टिकल इरोजन की वजह से अक्यूमुलेट होते हैं। सबसे बड़ा एरिया जहां पर मोरेन्स अक्यूमुलेट होते हैं वो बेस होती है, इसीलिए बेटा बेसल मोरेन्स का सबसे ज्यादा अमाउंट होता है। द हाईएस्ट अमाउंट इज दैट ऑफ बेसल मोरेन्स। तो बात समझ में आई, मोरेन्स कहां कहां पर चिपके हुए हैं। यहां पर जो चिपके हैं वो फ्रंटल हैं, यहां पर जो हैं वो बेसल हैं, और यहां पर जो हैं वो लैटरल हैं। सिर्फ दो ही रीजन्स होते हैं जहां पर मोरेन्स नहीं होते हैं। एक ग्लेशियर के टॉप पे कोई मोरेन्स नहीं होते हैं, और एक ग्लेशियर की बैक साइड पे कोई मोरेन्स नहीं होते हैं। इस तरीके से ग्लेशियर आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब एक और टाइप के मोरेन्स होते हैं जिन्हें हम लोग मीडियल मोरेन्स कहते हैं, which we call as medial moraines। तो बेटा आपको मीडियल मोरेन्स के बारे में भी पता होना चाहिए ना। व्हाट आर मीडियल मोरेन्स? कई बार क्या होता है बेटा, अगर एक ये ग्लेशियर है और एक ये ग्लेशियर है, तो वैली में पहुंचने के बाद दोनों ग्लेशियर आपस में जुड़ जाते हैं। आइस के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, उन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ग्लेशियर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब ध्यान से बात को समझना, खुद समझना। बेटा एक ग्लेशियर ये है, इसके लैटरल मोरेन्स यहां पर हैं। दूसरा ग्लेशियर ये है, इसके लैटरल मोरेन्स यहां पर हैं। जब ये दोनों ग्लेशियर आपस में जुड़ जाएंगे तो बेटा दोनों लैटरल मोरेन्स क्या यहां बीच में नहीं आ जाएंगे इस ग्लेशियर के? इन्हीं मोरेन्स को हम लोग मीडियल मोरेन्स कहते हैं। वैसे ग्लेशियर के बीच में कोई मोरेन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां के लैटरल मोरेन्स और यहां के लैटरल मोरेन्स जब आपस में जुड़ गए तो ये जो बड़ा ग्लेशियर बना, इस ग्लेशियर के बीच में क्या आ जाएंगे? मोरेन्स आ जाएंगे। उन्हीं मोरेन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? मीडियल मोरेन्स बुलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ग्लेशियर कंबाइन हो जाते हैं तो इसके पास भी यहां पर लैटरल मोरेन्स है, इसके पास भी यहां पर लैटरल मोरेन्स है। ये दोनों के दोनों ग्लेशियर जब कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ा ग्लेशियर बना देंगे, तो इस बड़े ग्लेशियर में क्या होगा? दोनों ग्लेशियर्स के लैटरल मोरेन्स आपस में जुड़ के कहां पर नजर आने लग जाएंगे? बीच में नजर आने लग जाएंगे। और बेटा ये जो मोरेन्स बीच में नजर आ रहे हैं, इन्हीं मोरेन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? मीडियल मोरेन्स बुलाते हैं। So, in all, how many types of moraines do we have? We have four types of moraines: lateral moraines, front moraines, basal moraines, and medial moraines. तो सबसे पहले क्या समझना है? मोरेन्स वो सेडिमेंट्स होते हैं जो ग्लेशियर्स अक्यूमुलेट करते हैं। एडिसिव फोर्सेस की वजह से सेडिमेंट्स ग्लेशियर से स्टिक करते चले जाते हैं। अगर हम लोग सिंगल ग्लेशियर की बात कर रहे हैं तो मोरेन्स कहां कहां पर स्टिक करते हैं? वर्टिकल इरोजन की वजह से बेस पर,
लैटरल इरोजन की वजह से साइड्स पर और हेडवर्ड इरोजन की वजह से फ्रंट पर। तो हमारे पास कुल कितने टाइप के मोरेन्स हो जाते हैं? बेसल मोरेन्स हो जाते हैं, लैटरल मोरेन्स हो जाते हैं और फ्रंटल मोरेन्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वैलीज में अगर दो ग्लेशियर्स एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों ग्लेशियर्स आपस में आके जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो इसके लैटरल मोरेन और इसके लैटरल मोरेन आपस में जुड़ के बीच में नजर आने लग जाते हैं, और जब ये बीच में नजर आने लग जाते हैं तो इन्हीं मोरेन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? मीडियल मोरेन्स कहते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मोरेन्स दैट वी हैव। तो अब जब ग्लेशियर वैली में पहुंचता है, when the glacier reaches the valley, it is the deposition of these moraines that happens in the valley, leading to the formation of depositional landforms. इन्हीं मोरेन्स का डिपोजिशन होता है वैली में, और जब इन मोरेन्स का डिपोजिशन होता है वैली में तो इन्हीं मोरेन्स के डिपोजिशन की वजह से बेटा क्या बन जाते हैं? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जब हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो अब हमारे पास, ध्यान से सोचिए, वैली में 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। ये बेटा हमारे पास माउंटेन है, ये वैली है, और ये वैली एक स्लांटिंग वैली है। वी हैव अ स्लांटिंग वैली। वैली पे भी एक स्लोप प्रेजेंट है। देन ये माउंटेन है, वी हैव अ वैली जिसपे रॉक आउटक्रॉपिंग्स हैं। आउटक्रॉपिंग्स आप लोग जानते हैं, आउटक्रॉपिंग्स में क्या होता है बेटा? कुछ हार्डर रॉक्स के पार्ट्स होते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। और तीसरी चीज है, जहां पर वैली में कोई स्लांट ही नहीं है, वी हैव ऑलमोस्ट अ फ्लैट। यहां पर ऑलमोस्ट एक फ्लैट वैली है। यहां पर भी ग्लेशियर है, ये भी नीचे आ रहा है। यहां पर भी ग्लेशियर है, ये भी नीचे आ रहा है। और यहां पर भी एक ग्लेशियर है और ये भी नीचे आ रहा है। अब इन तीनों केसेस में only due to the difference in structure of the valley we will have different types of formations। जब बेटा स्लांटिंग वैली होती है तो जो फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। A type of formation that takes place in a slanting valley is known as outwash plains. The type of formation that takes place in the case of rock outcroppings are known as drumlins, and the type of formation that takes place in the case of a flat valley are known as eskers. ग्लेशियर सब में सेम है, मोरेन सब में सेम है, हर चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ बेटा डिफरेंस किस में है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वैली के स्ट्रक्चर में है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैली इज डिफरेंट।
अब देखो क्या होगा, ध्यान से सोचना, खुद सोचते चले जाओ बेटा। जब यहां पर ग्लेशियर पहुंचेगा तो यहां पर भी ग्लेशियर पहुंचने के बाद स्टैटिक तो होगा नहीं, क्योंकि अभी भी क्या चीज मौजूद है, स्लोप मौजूद है। बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है तो ग्लेशियर क्या करेगा, अब ध्यान से सोच। ग्लेशियर धीरे 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 करके आगे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता चला जाएगा, बेटा हम लोग वैली में है ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता चला जाएगा, ग्लेशियर क्या होता चला जाएगा, मेल्ट होता चला जाएगा। तो हर पॉइंट पे जहां पर ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, अपने मेल्टिंग की वजह से वो वहां पर कुछ अमाउंट में सेडिमेंट्स छोड़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, जब ये ग्लेशियर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो ग्लेशियर ने क्या किया होगा, हर जगह थोड़े थोड़े अमाउंट में सेडिमेंट्स छोड़े होंगे इस तरीके से। जब हर जगह थोड़े थोड़े अमाउंट में सेडिमेंट्स छोड़े होंगे, सो वंस द ग्लेशियर हैज मेल्टेड, लुक what will happen, we will have almost a flat structure that is covered by moraines। ये पहली जगह छोड़े, ये दूसरी जगह छोड़े, ये तीसरी जगह छोड़े, ये चौथी जगह छोड़े, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाया है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑलमोस्ट एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। जो फ्लैट स्ट्रक्चर किससे बना होगा, मोरेन से बना होगा। इसी फ्लैट स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी फ्लैट स्ट्रक्चर को हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। तो हर जगह थोड़े 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 मोरेन्स छोड़ता चला जाएगा। जब थोड़े थोड़े मोरेन्स छोड़ेगा तो हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे मोरेन्स के, और इन्हीं फ्लैट स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हीं फ्लैट स्ट्रक्चर्स को हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। दे आर नोन एज आउटवॉश प्लेन्स। रॉक आउटक्रॉपिंग्स होंगी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं बेटा, इन रॉक आउटक्रॉपिंग्स के ऊपर जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे, तो इन सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन की वजह से, ध्यान से देखिएगा बेटा, इन रॉक आउटक्रॉपिंग्स के चलते सरफेस पे मोरेन्स के हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। there will be hemispherical structures of moraines। और यही जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं मोरेन्स के, इन्हीं हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्रमलिन्स बुलाते हैं। तो अगर फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं तो फ्लैट स्ट्रक्चर्स को हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं, और अगर हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रमलिन्स कहते हैं। So this is how outwash plains and drumlins are created। तो ये तो समझना आसान है। वहां पर धीरे धीरे करके ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, हर जगह ग्लेशियर क्या करता चला जा रहा है, कुछ कुछ डिपोजिशंस करता चला जा रहा है, इसलिए फ्लैट स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। यहां पर भी ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन टोपोग्राफी ही ऐसी है कि आउटक्रॉपिंग्स की वजह से यहां पर क्या होता चला गया है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते चले गए हैं। इन्हीं हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्रमलिन्स बुलाते हैं। अब जब हम इन ड्रमलिन्स की बात करते हैं बेटा, तो याद रखिएगा, इन ड्रमलिन्स को अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें ये हेमिस्फेरिकल शेप में दिखाई देते हैं। ये हेमिस्फेरिकल शेप काफी सिमिलर लगती है, लाइक अ बास्केट ऑफ एग्स। एग्स जब बास्केट में रखे होते हैं तो उनकी भी हमें हेमिस्फेरिकल शेप दिखाई देती है। इसीलिए बेटा जहां पर बहुत सारे ड्रमलिन्स बने होते हैं उस रीजन को हम लोग बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं।
वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसे समझना, बट स्टिल, so it is known as basket of eggs topography due to the hemispherical structures that are visible on the surface. अब इन तीनों में हमारे लिए लास्ट टाइप की फॉर्मेशंस आती हैं which are eskers. Now what are eskers? बेटा आप ध्यान से सोचिएगा, ये वाला जो ग्लेशियर है ना, ये यहां पहुंच के ऑलमोस्ट स्टैटिक हो जाए, कोई स्लोप तो है नहीं। जो स्लोप इस ग्लेशियर को क्या करवाएगी, आगे मूव करवाएगी। तो अब ध्यान से सोचना, जब ये ग्लेशियर ऑलमोस्ट स्टैटिक हो जाएगा, अगर मैं यहां पर एक बर्फ का टुकड़ा रख के छोड़ दूं, छोटा सा ही बर्फ का टुकड़ा रख के छोड़ दूं, तो बेटा जैसे जैसे वो मेल्ट करेगा उसमें से पानी तो निकलेगा ना, और पानी तो बहता चला जाएगा। और पानी हमेशा किसके फॉर्म में बहता है, अगर आपने देखा हो, करंट के फॉर्म में बहता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ये ग्लेशियर मेल्ट करता चला जाएगा, वैसे वैसे बेटा इस ग्लेशियर से वाटर निकलता चला जाएगा। और जब वाटर निकलेगा तो वाटर विल बी फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ थिन करंट। एक थिन करंट जो है वाटर का, वो आगे फ्लो करता चला जाएगा। और इस थिन करंट में क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जब ये ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा और ये थिन करंट भी एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, तो ध्यान से सोचिए क्या होगा। जिस पोर्शन में ये थिन करंट फ्लो हुआ था, उस पोर्शन में बेटा एक थिन स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां पर ग्लेशियर के सेडिमेंट्स फैले हुए होंगे। अब ये जो थिन स्ट्रक्चर है, जो पानी के थिन करंट की वजह से बना है, इस थिन स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्स को हम लोग एस्कर बुलाते हैं। So we have a thin structure of sediments which is known as esker. अब ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं सबका। अब आपको टेक्निकली एस्कर और आउटवॉश प्लेन्स में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे ध्यान से सोचिए, अगर हम लोग टॉप व्यू देखते, इफ वी सी द टॉप व्यू, इसमें बेटा पूरा का पूरा ग्लेशियर मूव हुआ है ना। ग्लेशियर एक बड़ी चीज होती है। तो यहां पर अगर हम वैली को देखेंगे, तो वैली में ना ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से इस तरीके से सेडिमेंट्स फैले हुए दिखेंगे। ग्लेशियर्स ने जब मूव किया होगा तो ग्लेशियर की भी एक कंसिडरेबल विड्थ होगी, एक चौड़ाई होगी, और जब उसने मूव किया होगा तो बेटा ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स हमें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड या फैले हुए दिखेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से सोचना, यहां पर अगर हम लोग टॉप व्यू देखते हैं, तो बेटा ग्लेशियर तो यहां आके स्टैटिक हो गया था। ग्लेशियर ने जब मेल्ट किया था तो ग्लेशियर से क्या निकला था, पानी का करंट निकला। और इस पानी के करंट ने बेटा किसे डिपॉजिट किया है, इस पानी के करंट ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया। तो अब सेडिमेंट्स हमें फैले हुए नहीं दिखेंगे। सेडिमेंट्स ध्यान से देखिए, हमें किस में दिखेंगे, एक थिन स्ट्रेट लाइन में या थिन लाइन में दिखेंगे। स्ट्रेट जरूरी नहीं है कि हो, एक थिन लाइन में दिखेंगे। ये जो थिन लाइन है सेडिमेंट्स की, इसी थिन लाइन को हम लोग एस्कर्स कहते हैं। और ये जो फैले हुए सेडिमेंट्स होते हैं, इन्हीं फैले हुए सेडिमेंट्स को हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं।
सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। इसमें बेटा पूरा ग्लेशियर मूव हुआ है तो ये चौड़े स्ट्रक्चर होंगे, इसमें ग्लेशियर मूव नहीं हुआ है, ग्लेशियर में से सिर्फ पानी निकला है, इसलिए ये रिलेटिवली थिनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी अच्छी खासी ब्रेथ होती है, इनकी ब्रेथ नहीं होती है, दे डोंट हैव एनी कंसिडरेबल ब्रेथ। और ये तो जैसा हमें दिख रहा है, ये तो कैसे होते हैं, हेमिस्फेरिकल ही होते हैं। So this is how the outwash plains, the drumlins and the eskers are created. तीनों थोड़े अलग अलग हैं, तीनों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग है। अगर मिट्टी की एक सीधी सीधी लाइन जा रही है तो वो एस्कर है, अगर मिट्टी फैली हुई है एक रीजन में तो वो आउटवॉश प्लेन्स हैं, और अगर मिट्टी ने इस तरीके के हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं तो वो ड्रमलिन्स है। बना लिया? तो आओ गूगल पे चलते हैं, बेटा फोटो ले लेना। Okay, so now when we are talking about firstly eskers, तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग एस्कर की बात करते हैं तो बेटा एस्कर्स कुछ ऐसे बनते हैं। एक अच्छी फोटो दिखाओ हमें एस्कर की, ये। This is how a thin strip of sediments is you can say deposited, and due to this thin strip what is created, esker is created। देखो यहाँ पे भी इन्होंने पीएमएफ वाले अच्छी चीजें देते हैं, यहाँ पर भी एक थिन स्ट्रिप बना रखी है, इसी थिन स्ट्रिप को हम लोग क्या बुलाते हैं, एस्कर बुलाते हैं। यहाँ पर ये फैला हुआ बना रखा है, यही जो फैला हुआ है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, आउटवॉश प्लेन्स बुलाते हैं। और यहां पर ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्रमलिन्स बुलाते हैं। So this is how we have the formation of eskers, drumlins and outwash plains। कहां गए ये रहे, एक तो ये इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की, ये नहीं है, ये है आउटवॉश प्लेन। वो घास में कहां आउटवॉश प्लेन बना रहे हैं, ये आउटवॉश प्लेन है, ये एस्कर है, और ये ड्रमलिन्स है। So this is how these three structures are created। तो अगर हम लोग ड्रमलिन्स को देखते हैं, अगर हम लोग बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी को देखते हैं तो इस तरीके से हमें कुछ बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी देखने को मिल जाती है। दिस इज बेटा हाउ ड्रमलिन्स आर क्रिएटेड, एंड सी ऐसे दिखते हैं ड्रमलिन्स सरफेस पे। जब किसी भी रीजन में बहुत सारे ड्रमलिन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो बेटा वहां पर ऐसा लगता है कि दूर से अंडों की एक बास्केट रखी हुई है। सॉरी वेजिटेरियंस, उसी को हम लोग बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं। दिस इज हाउ बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी इज क्रिएटेड। तो ये हमारी कहानी है जो हमें बेटा किसके बारे में पता होनी चाहिए, आउटवॉश प्लेन्स, ड्रमलिन्स और एस्कर्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब जैसा मैंने कहा था, एक लास्ट स्ट्रक्चर बनता है which are erosional landforms that are created in the valleys। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फियोर्ड्स कहते हैं ना। फियोर्ड्स के लिए वी नीड वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस, काफी स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। क्या स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं? माउंटेन होना चाहिए, एक स्लांटिंग वैली होनी चाहिए, और इसके बगल में सी होना चाहिए। सो वी शुड हैव अ हाई माउंटेन, क्योंकि जब तक माउंटेन हाई नहीं होगा, स्नो लाइन के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तब तक ग्लेशियर नहीं बनेगा। तो एक हाई माउंटेन है,
एक स्लैंटिंग वैली है, विद अ कंसिडरेबल एंगल। यहां पे कंसिडरेबल एंगल है, छोटा मोटा एंगल नहीं है। और यहां पर बेटा हमारे पास सी, ओवर हेयर वी हैव द सी। अब क्या होता है, ये स्नो लाइन है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर नीचे उतरता है। लेकिन एक बात सोचिएगा, ये ग्लेशियर जब यहां पर भी पहुंचता है, तब भी बेटा वैली कैसी है, स्लांटिंग है। ये स्लांटिंग वैली की वजह से तेजी से किस तरफ चला जाता है, सी में चला जाता है, सी में जाके गिर जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब ये सी की तरफ जाएगा तो बेटा ये इस वैली पे भी तो वर्टिकल इरोजन लगाए, और इस वजह से क्या होता है, इस वैली में भी एक डिप्रेशन बन जाता है। देयर इज अ डिप्रेशन दैट इज क्रिएटेड इन द वैली। अब इस डिप्रेशन के बगल में बेटा क्या है, सी है। आप समझ सकते हैं, इस डिप्रेशन की वजह से जो इस रीजन का ऑल्टीट्यूड है वो मीन सी लेवल से कम हो जाता है, और इसलिए जो समंदर का पानी है वो समंदर का पानी इसमें आके भर जाता है। अब ये जो वाटर बॉडी बना है बिटवीन द माउंटेन एंड द सी, इसी वाटर बॉडी को बेटा हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, फियोर्ड बुलाते हैं। दिस इज द फियोर्ड। तो एक ग्लेशियर था, एक स्लैंटिंग वैली थी, ग्लेशियर ने तेजी से स्लैंटिंग वैली के अक्रॉस मूव किया, वर्टिकल इरोजन किया, इस वर्टिकल इरोजन की वजह से एक डिप्रेशन बन गया और ग्लेशियर सी में जाके गिर गया। इस डिप्रेशन के बनने की वजह से इस रीजन का ऑल्टीट्यूड मीन सी लेवल से कम हो गया, समंदर का पानी इस रीजन में आके भर गया, और यहां पर बेटा जो एक वाटर बॉडी बन गया, जो टेक्निकली माउंटेन और सी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसी वाटर बॉडी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी वाटर बॉडी को हम लोग फियोर्ड बुलाते हैं। दिस वाटर बॉडी इज नोन एज अ फियोर्ड। दो एरियाज फेमस हैं फियोर्ड की फॉर्मेशंस के लिए, वन इज नॉर्वे and the other one is न्यूजीलैंड। नॉर्वे में फियोर्ड्स बनते हैं और न्यूजीलैंड में फियोर्ड्स बनते हैं। नॉर्वे में बेटा क्या है, ये नॉर्वे है, यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसे हम लोग नॉर्वेगियन सी कहते हैं। यहां पर एक माउंटेन रेंज है इसके बिल्कुल बगल में, जिसे हम लोग स्कैंडेवियन माउंटेन्स कहते हैं। स्कैंडेवियन माउंटेन्स के जो ग्लेशियर्स हैं वो नॉर्वेगियन सी में जाते रहते हैं, और इसीलिए स्कैंडेवियन माउंटेन्स और नॉर्वेगियन सी के बीच में वाटर बॉडीज बन गए हैं, और इन्हीं वाटर बॉडीज को हम लोग फियोर्ड्स कहते हैं।
इसीलिए अगर आप अपनी एटलस में भी देखोगे ना, तो ये आपको नॉर्वे की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये बहुत ज्यादा इर्रेगुलर दिखाई देगी। ये क्यों इर्रेगुलर है? ये फ्योर्ड्स की वजह से इर्रेगुलर है। ऐसा ही न्यूजीलैंड की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे भी हुआ है। ये बेटा न्यूजीलैंड है। यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसे हम लोग तस्मान सी कहते हैं। यहां पर माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग सदर्न एल्प्स कहते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें ये सब याद होना चाहिए। और ये सदर्न एल्प्स के ग्लेशियर्स जब तस्मान सी में एंटर करते चले जाते हैं, तो न्यूजीलैंड की भी वेस्टर्न कोस्ट पे किसकी फॉर्मेशन होती चली जाती है? फ्योर्ड्स की फॉर्मेशन होती जाती है। यहां पर भी फ्योर्ड्स बन जाते हैं। लेकिन सदर्न एल्प्स से उतने ग्लेशियर्स नहीं हैं। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स में ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, इसलिए नॉर्वे में ज्यादा नंबर में फियोर्ड्स बनते हैं एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। नॉर्वे हैज मोर फियोर्ड्स इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। अब ध्यान से सोचना, ये जो फियोर्ड वाली जगह है, इसके एक तरफ माउंटेन है, एक तरफ सी है। और माउंटेन और सी हम लोग जानते हैं, बोथ आर रीजन्स ऑफ सीनिक ब्यूटी। सो दीज fjords आर नेचुरली ब्यूटिफुल प्लेसेस। ये नेचुरली बहुत ज्यादा सीनिक प्लेसेस होते हैं। एक तरफ माउंटेन्स, एक तरफ समंदर। और इसीलिए बेटा fjords वाले एरियाज में टूरिज्म बहुत ज्यादा। We have a lot of tourism that is observed in the region of fjords. Fjords में हमारे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ भी होती है। डिफरेंट टाइप की फिश, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी यहां पर प्रेजेंट होती हैं, जो यहां पर टूरिज्म को और भी ज्यादा इनहेंस कर देती है। तो यहां पर नेचर टूरिज्म तो होता ही है, नेचर टूरिज्म के साथ साथ यहां पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होता है। वी हैव बोथ नेचर टूरिज्म as well as wildlife tourism in these regions. तो ये कहानी है, जो कहानी हमें किसके बारे में पता होनी चाहिए? फियोर्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे एक स्लोपिंग वैली थी, स्लोपिंग वैली के बगल में एक सी था। पहाड़ से ग्लेशियर बना, नीचे उतरा, स्लोपिंग वैली से होता हुआ कहां गिर गया? सी में गिर गया। स्लोपिंग वैली के कारण ग्लेशियर ने वैली में भी इरोजन किया, और वैली में किसकी फॉर्मेशन हो गई? एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन। अब इसी डिप्रेशन में समुद्र का पानी भर गया। इसी डिप्रेशन को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं? फियोर्ड बुलाते हैं। फियोर्ड क्या है? एक वाटर बॉडी है जो माउंटेन को किससे कनेक्ट कर रहा है? सी के साथ कनेक्ट कर रहा है। मेजरली फियोर्ड्स की फॉर्मेशन कहां कहां पर होती है? न्यूजीलैंड में होती है और नॉर्वे में होती है। नॉर्वे इज फेमस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फियोर्ड्स, क्योंकि यहां पर पहाड़ भी हैं, क्योंकि यहां पर समंदर भी हैं। ये रीजन टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहां पर हमें काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। फिश होती है, बर्ड्स होती है। इसलिए यहां पर सिर्फ नेचर टूरिज्म ही नहीं, यहां पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होता है। So this is what we need to understand when we are talking about fjords.
तो ये बेटा हमारे सारे के सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा बनते हैं? ग्लेशियर्स के द्वारा बनते हैं. These are all the major landforms that are created by the glaciers. So when we are talking about glacier, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ग्लेशियर स्लोप पे इरोजन करते हैं और वैली में डिपोजिशन करते हैं. स्लोप पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वैली में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं. जब हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स को ऐसे ही याद रखिएगा, 3+2. 3 लैंडफॉर्म्स का अपना एक ग्रुप है और 2 लैंडफॉर्म्स का अपना एक ग्रुप है. 3 लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? सर्क है, एरीट है और ग्लेशियल हॉर्न है. 2 लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? ग्लेशियल ट्रफ्स हैं और हैंगिंग वैलीज हैं. इसके बाद जब हम डिपोजिशन की बात करते हैं तो पहले हमें ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स के बारे में बात करनी है. बेटा कितने टाइप किया? ग्लेशियर के सेडिमेंट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? मोरेन्स बुलाते हैं. ये रिवर सेडिमेंट से थोड़े अलग होते हैं, कोर्सर लार्जर स्ट्रक्चर्स होते हैं. ग्लेशियर पे इनकी लोकेशन के हिसाब से हम मोरेन्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बेसल मोरेन्स हैं, लैटरल मोरेन्स हैं, फ्रंटल मोरेन्स हैं और जब 2 ग्लेशियर्स जुड़ जाते हैं तो मीडियल मोरेन्स होते हैं. इन मोरेन्स का डिपोजिशन वैलीज में होता है. वैलीज के स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं. अगर वैली स्लैंटिंग होती है तो मोरेन्स ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं. अगर वैली में आउटक्रॉपिंग्स होती हैं तो जो मोरेन्स डिपॉजिट होते हैं वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं. इन्हें हम लोग ड्रमलिन्स कहते हैं. जिस रीजन्स में बहुत सारे ड्रमलिन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसी को बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं. और जहां पर फ्लैट सरफेस होता है, जहां पर वैली में पहुंच के ग्लेशियर स्टैटिक हो जाता है, वहां पर वाटर करंट की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में थिन स्ट्रक्चर्स में डिपॉजिट होते हैं और इन्हीं थिन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेडिमेंट्स को हम लोग एस्कर्स कहते हैं. एक लास्ट जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है, जो अकेला इरोजनल लैंडफॉर्म है जो वैली में बनता है, दैट इज फियोर्ड्स. अगर माउंटेन के पास सी होता है और बीच में एक एक्सीडिंगली स्लांटिंग वैली होती है तो ग्लेशियर वैली के अक्रॉस मूव करके डिप्रेशंस बना देता है जिसमें सी का पानी भर जाता है. तो हमारे पास ऐसे वाटर बॉडीज आ जाते हैं जो माउंटेन और सी को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं. इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? फियोर्ड्स बुलाते हैं. यहाँ पर काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी होती है, सीनिक ब्यूटी भी होती है, इसीलिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं. मेजरली फियोर्ड्स कहाँ कहाँ बनते हैं? न्यूजीलैंड बनते हैं और मेजरली वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 60% फियोर्ड्स नॉर्वे में बनते हैं. तो ये कहानी है जो कहानी हमें ग्लेशियर्स के बारे में पता होनी चाहिए.